मार्केटिंग और शॉपिंग, ये दो शब्द का इस्तेमाल करते समय भारत के लोग बड़े दुविधाग्रस्त रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों में? शॉपिंग होता है कि सर अगर कोई पर्सन कुछ खरीदने जाता है कि जैसे मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ें वस्तुओं को खरीदने जाऊँगा, लेकिन मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो लोग खरीदने वाले हैं या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक ब्रांड के नाम को पहुँचाना या फिर उसको फैसिलिटेट करना कि जो खरीदने में हो उनको आसानी हो और वो डिसीजन ईजिली ले सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग विक्रेता पक्ष का कार्य है जी और शॉपिंग खरीदार पक्ष का कार्य है। जी। और कोई फ़र्क? कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग में उत्पादन से श्रृंखला के सारे प्रोसेस ध्यान में आते हैं। मतलब प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी आ जाता है उपभोक्ता के रुचि के अनुसार, उसकी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग भी आ जाती है, वो भी मार्केटिंग का हिस्सा बन जाता है। जी सर। तो आपको लगता है कि भारत की जो विभिन्न किस्म के जो उत्पाद है, ख़ास तौर पे जो कृषि वस्तुओं के जो पूरा मार्केटिंग तंत्र है, मार्केटिंग को विपणन भी कहते हैं हिंदी में, जो विपणन व्यवस्था है वह आधुनिक हो गई है? कार्यकुशलता के साथ वो कार्य हो रहा है कि उसमें परंपरागत और रूढ़िवादी प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा हैं? सर कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः सभी चीज़ों के क्षेत्र में, लेकिन कृषि में विशेष तौर पर। सर जो कृषि का क्षेत्र है अभी भी जो मेनली एपीएमसी मंडीज पे ज़्यादा रिलाई करता है, जो कि एक तरीके से ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केट का कहा जा सकता है, लेकिन जो फार्म लॉज हैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर हाँ वही कि अभी जो मार्केटिंग है एग्रीकल्चर की वो ट्रेडिशनल वेज पे ही तक ही सीमित है ज़्यादातर। तो क्या लगता है कि क्या क्या इंटरवेंशन इसमें होने चाहिए? कैसे इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है? सर जो उसके आधुनिकीकरण के लिए जो सबसे पहले जो फार्म लॉज लाए गए हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होगा। क्या प्रावधान है? 4-5 महत्वपूर्ण प्रावधान बताएं। जी सर। सर जो रिसेंट फार्म लॉज हैं उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को फैसिलिटेट करेगा। दूसरी चीज़ है सर कि जो स्टॉक लिमिट्स हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर उनको रिलैक्स कर दिया गया है। उसके अलावा सर जो एपीएमसी मंडीज़ के बाहर और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के थ्रू सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अलाउ कर दिया है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आईटीसी है, शक्ति भोग है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कृषकों से उनकी फसल खरीद कर उसको मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्रियल गुड में रूपांतरित, जैसे आटा बना के बेचती हैं या दाल की प्रोसेसिंग करके बेचती हैं। इन्होंने ये स्टॉक होल्डिंग लिमिट इसलिए हटवाया है सरकार से ताकि वो हार्वेस्टिंग सीजन में जब फसल की कटाई होती है और जब सारे किसान आपस में होड़ करते हैं बेचने के लिए और जब कीमतें कम रहती हैं, तो ये कंपनियां सस्ते दामों पर किसानों को उत्पाद खरीद लें बिना एपीएमसी के माध्यम से जाए हुए, और फिर मन मुताबिक कीमत पर वो उपभोक्ताओं को बेचे। ऐसा हो भी रहा है कि जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को तिलहन की फसल बेचनी थी तो कीमत गिर गई थी, लेकिन जब इन कंपनियों ने वो सारे तिलहन खरीद लिए सस्ते दाम पे, अब वो सरसों का तेल पिछले साल से डबल कीमत पर बेच रही हैं। तो लोगों को आशंका ये है कि ये इंडस्ट्रियल लॉबी के दबाव में आकर ऐसा कानून बनाया गया है और इससे फिर चंद बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होगा और लाखों किसानों को और उस बीच में जो व्यापारी लगे हुए हैं उनको नुकसान होगा। इससे बेरोजगारी और गरीबी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। सर जो स्टॉक होल्डिंग का इशू है कि जो कंपनीज एक टाइम पे जो दाम कम होंगे तब खरीद लेंगी, तो उसके लिए सर ज़रूरी है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करें साथ में कि जो फार्मर्स हैं अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सके, कि जो डिस्ट्रेस सेलिंग उनको करनी होती है वो ना करनी पड़े। उसके अलावा सर जो स्टॉक होल्डिंग के साथ इश्यू है कि अभी भी स्टॉक होल्डिंग की जाती है, तो सरकार लग रहा है कि बारात पहले बुला ले रही है और कुआं बाद में खोदने का सोच रही है। कुआं पहले खोद लेना चाहिए था ना सर। जो सरकार की कैपेसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की वो अभी लिमिटेड है, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर को उसमें अलाउ करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी अपनी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ और उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जिससे कि गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो एरियाज़ है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलप कर पाएगी। तो सर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन उस चीज़ में काफ़ी ज़रूरी है सर। कुछ लोगों की यह भी दलील है कि WTO की पिछली बैठकों में यह रिजोल्यूशन पारित हुआ था कि पब्लिक होल्डिंग, सार्वजनिक जो भंडारण है फसलों का, उसकी मात्रा कम कर दी जाए ताकि बाज़ार की शक्तियों को ज़्यादा आज़ादी मिल जाए।
market forces should enjoy more freedom, so the administrative control should be reduced. ये वैश्वीकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, उस दबाव के चलते भी कानून बना है। तो प्रश्न ये है कि एक लोकतांत्रिक देश में दबाव बहुसंख्यक किसानों का भी है और दबाव कुछ व्यापारी और कंपनियों का भी है। किस दबाव को राजनीतिक वैधता ज़्यादा मिलनी चाहिए? सर, राजनीतिक वैधता की बात है तो सर जो चीज़ जस्ट है, और ऐसा नहीं है कि जो हमारे किसानों के इंटरेस्ट हैं और जो भी व्यापारियों के या ट्रेडर्स के इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट है। अगर किसानों का ओवरऑल बेनिफिट होता है तो इससे जो रूरल इकोनॉमी है वो भी ग्रो करती है कहीं ना कहीं, और जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं उनके प्रोड्यूस भी फिर रूरल एरियाज़ में जो है सेल करने ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ ही सर किसानों का इंटरेस्ट भी इसी में है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे, उनसे डायरेक्टली खरीद सके, जो कि कभी कभी मार्केट डिस्टॉर्शन एपीएमसी मंडीज की वजह से होता है, वो भी नहीं होगा। तो सर कहीं ना कहीं दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के लिए पूरे होना जरूरी है सर। ठीक है गौरव।